Welcome, my dear students. Today we are going to start our part 7 of the chapter 12 electricity. Okay. So far अभी तक में बहुत कुछ हमने देखा in the last part what we had seen. लास्ट पार्ट में हमने देखा कि किस तरीके से हम रेजिस्टर्स को सीरीज में ज्वाइन कर रहे थे और सीरीज में ज्वाइन करते समय रेजिस्टर्स के थ्रू सेम करंट I पास हो रहा था और किस तरीके से जो वोल्टेज है वो रेजिस्टर्स में दो पॉइंट्स के बीच में जो वोल्टेज है वो बढ़ रहे थे। ये हमने देखा था कि वोल्टेज जो है बेटा वो बढ़ जा रहे थे रेजिस्टर्स के बीच में और करंट जो था वो बिल्कुल कॉन्स्टेंटली तीनों रेजिस्टर से सेम करंट पास हो रहा था। ओके, और यहीं पर हमने R इक्विवेलेंट जो फाइंड किया था वो किया था R1 प्लस R2 प्लस R3। ओके, इस केस में और उसके बाद हमने देखा था पैरेलल कनेक्शन भी, दो पॉइंट्स के बीच में रेजिस्टर्स को इस तरीके से पैरेलल कनेक्ट किया गया था। इस तरीके से रेजिस्टर्स को पैरेलल भी कनेक्ट किया गया। पैरेलल कनेक्ट करने के समय यह देखा गया कि ये जो जंक्शन पॉइंट है यहां तक जब करंट मेरा आया यहां से जब करंट चल के जंक्शन पॉइंट तक आया, यहां से करंट अकॉर्डिंगली I1, I2 और I3 तीन करंट्स में बढ़ गया। ओके, ये बढ़ा यहां से करंट के बढ़ने की वजह से तीनों रेजिस्टेंस को अपने अकॉर्डिंगली करंट मिल रहे थे। ओके, अब ऐसे में ये इनके जो वोल्टेज है बेटा, ये वोल्टेज जो है वो तीनों के तीनों रेजिस्टेंस में सेम था। मतलब इस केस में वोल्टेज सेम था, इस केस में करंट सेम था। तो इस केस में जो R इक्विवेलेंट की फॉर्मूला हमने डिराइव की थी वो था 1 by R1 प्लस 1 by R2 प्लस 1 by R3। इस तरीके से हमने फॉर्मूला डिराइव किया था। ओके, सो ये था कल की बात है जो हमने लास्ट पार्ट में की थी, वो बात है हमारी। ओके, लास्ट पार्ट की बात है, ये पार्ट 6 की। इस पार्ट में हम न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू डू द न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। और साथ में अभी तक के टॉपिक्स के जितने इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हमारे एनसीईआरटी बुक्स में है उसको भी हम यहां पर अभी डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। So, my dear students, let's start the discussion of numericals and in-text question answers of NCERT. So, my dear students, this is the NCERT example number 12.7. Okay, आपके बुक में ये सॉल्व है। मैं आपको इसको समझाता हूँ कि एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, an electric lamp. This is the electric lamp here in the circuit. Okay, this electric lamp whose resistance is 20 ohm. This electric lamp has a resistance of 20 ohm here. Okay, and is connected to a 6 volt battery and a conductor also of 4 ohm is there. A conductor, a resistor, a conductor is also which possesses 4 ohm of resistance and an electric lamp which possesses 20 ohm of resistance. You can see they both are connected end to end, means they are in the combination of series combination. These both resistors are in the series combination here and these both resistors are connected to a battery of 6 volt, means you know that the potential difference here, potential difference in the circuit, which means voltage, is given as 6 volt. Okay, so what is the first question? We have to solve the first question, means we have to solve the total resistance. Okay, so first of all we can write resistance of electric lamp. बेटा इलेक्ट्रिक लैंप का रेजिस्टेंस क्या दिया हुआ है?
20 ओम। ओके, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर क्या है बेटा, कंडक्टर का रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है, सब जो दिया होता है पहले न्यूमेरिकल्स का यही नियम है, दिस इज द लॉ ऑफ दिस द रूल ऑफ न्यूमेरिकल, you have to first write the given things, then you can solve the numerical step by step. Okay, resistance of conductor क्या है, कंडक्टर का रेजिस्टेंस हमें 4 ओम दिया हुआ है। ओके, एंड हियर बोथ आर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन में बेटा कनेक्टेड है। सो टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा जो मुझे फाइंड करना है, टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा बेटा R1 प्लस R2। ये बेटा आपके लिए R1 है और ये है आपका R2, दो रेजिस्टेंसेस सीरीज में कनेक्टेड हैं। टोटल रेजिस्टेंस अगर हमें फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है द टोटल रेजिस्टेंस हमको सर्किट का फाइंड करना है, तो सिंपली वी हैव टू ऐड 20 प्लस 4 ओम व्हिच विल बी इक्वल टू 24 ओम। ये आपका फर्स्ट आंसर है बेटा, ये ए नंबर आपने सॉल्व कर दिया। 24 ओम इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट, और ये तभी हो पाया इतना आसानी से क्योंकि ये दोनों रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड है सीरीज कॉम्बिनेशन में। नाउ वी आर गोइंग टू जस्ट सॉल्व द बी नंबर क्वेश्चन। बेटा बी नंबर क्वेश्चन में द करंट थ्रू द सर्किट, आपको सर्किट का करंट बताना है। तो बेटा करंट के लिए सबसे पहले आपको वोल्टेज पता है। ओके, यू नो द वोल्टेज, वोल्टेज कितना है बेटा 6 वोल्ट का है। ओके, आपको करंट पता करना है, आपको रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस आपको पता चल गया, सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस आपको पता चल गया कितना है बेटा 24 ओम। सो फिर अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ आप फाइंड कर सकते हो, अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ, ओहम्स लॉ के अकॉर्डिंग आप ऐसा लिख सकते हो V इज इक्वल टू IR। सो ये V इज इक्वल टू IR के हिसाब से आप I का फॉर्मूला लिख सकते हो। ओके, आप I का फॉर्मूला लिख सकते हो, I इज इक्वल टू V बाय R। I इज इक्वल टू बेटा V है 6 और R है 4, R है 24, 6 1 जा 6, 6 4 जा 24 मींस 1/4। 1/4 को जब हम डेसिमल में लिखते हैं बेटा वो हो जाता है 0.25 एम्पियर। तो दिस इज द करंट। आपको बेटा करंट भी मिल गया, आपको टोटल रेजिस्टेंस मिल गया, रेजिस्टेंस दोनों सीरीज में था। यू हैड सिंपली एडेड द वैल्यूज ऑफ द रेजिस्टर्स व्हिच आर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन एंड यू आर गेटिंग हियर 24 ओम। ओके, आफ्टर दैट यू हैव फाइंड द टोटल करंट व्हिच इज just passing through this circuit. So you had taken the total voltage of the circuit and the total resistance, and by using Ohm's law you had find the amount of current which is 0.25 ampere in this circuit. Okay, so A number question and B number question both are solved. Only the C number question have been left, which is the potential difference across the electric lamp and conductor. मतलब आपको क्या करना बेटा, आपको पता सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज अलग अलग होता है। इस इलेक्ट्रिक लैंप के अकॉर्डिंग जो वोल्टेज होगा ये कंडक्टर का, और ये इलेक्ट्रिक लैंप के जो वोल्टेज होगा ये दोनों वोल्टेज को आपको अलग अलग फाइंड करना, क्योंकि सीरीज में बेटा वोल्टेज अलग अलग होता है। तो आपको कंडक्टर का वोल्टेज भी फाइंड करना है यहाँ पर, और आपको यहाँ बल्ब का वोल्टेज भी फाइंड करना है कि दोनों को कितने वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के पॉइंट्स के बीच में है। सो उसके लिए हमें ये A और B को हमारे बोर्ड में से इरेज करना पड़ेगा। सो मैं बोलता हूँ कि अगर आपको ये काफी अच्छा लग रहा है, आप समझ पा रहे हो इस चीज को, तो यू कैन क्लिक अ स्क्रीनशॉट फ्रॉम द स्क्रीन इफ यू वांट, अदरवाइज अभी तो मैं इसे इरेज करके आपको C नंबर बताने वाला हूँ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट माय डियर स्टूडेंट्स। सो माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ इट्स अ टाइम टू कैलकुलेट C नंबर क्वेश्चन। आपको पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक लैंप के और कंडक्टर के अक्रॉस फाइंड करने हैं। तो C में फर्स्ट हम लोग फाइंड करेंगे अक्रॉस, या फिर हम लोग ऐसा लिखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस PD अक्रॉस इलेक्ट्रिक लैंप। पहले इलेक्ट्रिक लैंप के अक्रॉस हम फाइंड करेंगे।
तो बेटा जब हम इलेक्ट्रिक लैंप के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करेंगे, आपको पता है कि इलेक्ट्रिक लैंप में करंट कौन सा आएगा बेटा? करंट तो सिंपल सीरीज कनेक्शन में करंट जो है वो सभी जगह सेम होता है। जितना करंट बेटा इस 4 ओम वाले कंडक्टर को मिलने वाला है उतना ही करंट बेटा आपको ये बल्ब को भी मिलेगा। सीरीज कनेक्शन में करंट कहीं बढ़ता नहीं है, इसलिए बेटा करंट जो है जो इस बल्ब को मिलेगा, द करंट विच इज जस्ट एक्सेप्टिंग बाय दिस बल्ब हियर इट्स 0.25 एंपियर, जो अभी अभी हमने फाइंड किया था। और बेटा इस बल्ब का रेजिस्टेंस कितना है? इलेक्ट्रिक लैंप का रेजिस्टेंस कितना है बेटा? 20 ओम। आप रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिक लैंप का ही लिखो क्योंकि आपको पोटेंशियल डिफरेंस किसका चाहिए? इलेक्ट्रिक लैंप का। तो आप पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस 24 ओम यहां नहीं लिख सकते हो, आपको किसका पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है? इलेक्ट्रिक लैंप का। तो आप रेजिस्टेंस भी किसका लोगे बेटा? इलेक्ट्रिक लैंप का। और आपके पास I है, आपके पास R है, और आपको क्या निकालना है? V। तो आप यहां पर लिखे होंगे अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। फिर से हमें ओम्स को याद करना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हमें पता है V इज इक्वल टू IR होता है। ओके, V इज इक्वल टू IR। हमें V ही फाइंड करना है बेटा। I है हमारे पास 0.25 मल्टीप्लाई बाय 20। तो ये बेटा कितना हो जाएगा? 0.25 मल्टीप्लाई बाय 20, ये हो जाएगा बेटा अराउंड 5 वोल्ट। 5 वोल्ट के अराउंड ये हो जाएगा। क्योंकि अगर हम इसको थोड़ा सा करें तो बेटा ये हो जाएगा 25 बाय 100। 0.25 को हम 25 बाय 100 लिख सकते हैं, और ये 20 हमें मल्टीप्लाई करना है। ओके, सो ये 2 से ये 0 चला जाएगा, और ये हो जाएगा बेटा 50 बाय 10। ओके, 25 से 50 बाय 10, और फिर ये 0 0 कट हो जाएगा। यहाँ मेरा 5 वोल्ट मुझे आंसर मिलेगा। तो अब मैं सी का दूसरे पार्ट में जा रहा हूं जहां मुझे पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है अक्रॉस, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कंडक्टर। कंडक्टर के अक्रॉस अब हम पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करने जा रहे हैं। हमें पता चल गया कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या, 5 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो किसको मिल रहा है? बल्ब को। ठीक है, तो वैसे तो यहीं से पता चल जाता बेटा कि टोटल वोल्टेज कितना है पूरी सर्किट का? 6 वोल्ट है, और उस 6 वोल्ट में से 5 वोल्ट किसको मिल रहा है बेटा? बल्ब को। तो बाकी बचा ही कितना? 1 वोल्ट बचा, तो 1 वोल्ट ही मिलेगा ना इसको। लेकिन फिर भी हमें यहां से देख के ही पता चलता है, उसके बाद भी हम कर सकते हैं। देखो जैसे कि कंडक्टर के अक्रॉस करंट कौन होगा? मैंने कितनी बार बताया आपको, I had told you that in a series combination the current remains same across any resistor. If the resistors are connected in series combination, the current remains constant for every resistor. So यहाँ पर भी करंट क्या होगा बेटा? It will be constant as 0.25 ampere. ओके, एंड अब हमें रेजिस्टेंस कौन सा लेना है? हमें वोल्टेज फाइंड करना है अक्रॉस द कंडक्टर। तो इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस हमें लेना पड़ेगा, दैट इज 4 ओम। और यहां पर वापस हम याद करेंगे ओम्स को, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ओम्स को याद करेंगे यहां। सो V इज इक्वल टू IR होता है अकॉर्डिंग टू ओम्स बेटा। तो बेटा IR होता है, तो I के जगह पे हम लिख देंगे 0.25 मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, और आपको पता है 0.25 4 से मल्टीप्लाई करते मिलता है 1 वोल्ट। तो ये हमारा हो गया 1 वोल्ट आंसर। तो बेटा दिस वाज द C नंबर। तो हमने अभी तक 3 जो है पार्ट सॉल्व कर दिए। हमने टोटल रेजिस्टेंस निकाल दिया सिंपली इन दोनों को ऐड करके, बिकॉज ये दोनों सीरीज में है। हमने फिर टोटल करंट फाइंड कर दिया, बिकॉज हमारे पास टोटल वोल्टेज था 6 वोल्ट, और टोटल रेजिस्टेंस भी आ गया था 24 ओम। उसके बाद हमने दोनों रेजिस्टेंसेस के अक्रॉस वोल्टेज फाइंड किए। पहले इस रेजिस्टर के अक्रॉस, लैंप के अक्रॉस वोल्टेज फाइंड किया 5 वोल्ट का, और उसके बाद कंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज फाइंड किया 1 वोल्ट का। ओके, अब जाकर के हमारा एनसीईआरटी का एग्जांपल 12.7 जो है वो पूरा होता है। सो लेट्स डू द नेक्स्ट न्यूमेरिकल। Now my dear students, here is the 12.8 example of your NCERT textbook, and the question is, here is a circuit diagram given, okay, and suppose the resistors are R1, R2, R3. According to diagram, these 3 resistors are connected in parallel combination, you can see that, and these resistance have been connected to a battery of 12 volt here. You can see that by the battery of 12 volt they have been connected,
Okay, these resistance values are respectively 5 ohm, 10 ohm and 30 ohm according to question. Okay, so what we have to find in the first thing in the A number solution, we have to find the current through each resistor. Each resistor we have to find the current. आपको पता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में बेटा जो करंट होता है ना वो जो है बढ़ जाता है इस तरीके से, तीन करंट में I1, I2, I3 में करंट तीन बढ़ जाता है। तो आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन में हर एक रेजिस्टर पे करंट निकालना। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट अक्रॉस एवरी रेजिस्टर। ओके, सो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड करंट, okay, for R1 we have to find current for R1. okay, so current R1 में फाइंड करने के लिए बेटा हमें सबसे पहले तो R1 का रेजिस्टेंस पता है, okay, which is 5 ohm, और हमें वोल्टेज पता है। वोल्टेज तो बेटा तीनों रेजिस्टेंस के लिए वोल्टेज सेम। इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन द वोल्टेज विल बी रिमेन कांस्टेंट फॉर एवरी रेजिस्टर व्हिच इज कॉम्बाइंड पैरेलल। ओके, तो पैरेलल कंडीशन में वोल्टेज ये 12 वोल्ट ही रहेगा, जो सर्किट का वोल्टेज है वही हर एक रेजिस्टर का वोल्टेज रहेगा। ओके माय डियर स्टूडेंट, सो बेटा इस तरीके से आपके पास R1 और V है। यू हैव टू फाइंड V1 I1, सो आपको यहाँ पर ओम्स लॉ का मदद लेना पड़ेगा। तो यू कैन राइट अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, यू हैव टू राइट दैट अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। आप जानते हैं V इज इक्वल टू IR होता है, बट आपके केस में क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू I1 R1 होगा। ओके, तो बेटा V आपको फाइंड तो करना नहीं, V आपको पता है इट्स 12, और I1 आपको फाइंड करना है, R1 आपको पता है इट्स 5। ओके, सो I1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12/5 मींस 2.4 एम्पियर। तो इस तरीके से आपको मिल गया आपका करंट अक्रॉस R1। ओके, अब आप फाइंड कर लेंगे करंट R2 के अक्रॉस। मैं यहां फाइंड कर लेता हूं करंट R2 के अक्रॉस। तो बेटा करंट अक्रॉस R2 फाइंड करते हैं हम। तो R2 के अक्रॉस करंट फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या क्या है, एक तो हमें R2 का वैल्यू पता है 10 ओम, और हमें वोल्टेज पता है कितना बेटा, 12 वोल्ट। ओके, 12 वोल्ट का हमें वोल्टेज पता है। तो बेटा अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या होगा, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वही लिखेंगे हम, V इज इक्वल टू, इस बार क्या लिखेंगे, V इज इक्वल टू I2 R2, और इसका वैल्यू क्या डालेंगे हम, V का वैल्यू तो हमारे पास 12 है, I2 का वैल्यू हमारे पास है नहीं, यही फाइंड करना है, और R2 का वैल्यू हमारे पास है 10। तो बेटा तो I2 का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारे पास, I2 कितना हो जाएगा, I2 हो जाएगा बेटा 12 डिवाइड बाय 10। ओके, 12 क्या हो जाएगा, 10 से डिवाइड होता है। अगर हम यहाँ देखें तो बेटा जो हमारा I2 का वैल्यू है, ओके, यहाँ जो हमारा I2 का वैल्यू होगा, ये जो 10 है जो यहाँ मल्टीप्लाई में है बेटा, ये 12 से जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये I2 का वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा, 12 डिवाइड बाय 10, तो ये आ जाएगा 1.2 एम्पियर। ओके, और अगर हमें करंट निकालना है R3 के लिए, थर्ड रेजिस्टेंस के लिए हम करंट निकालते, देखिए सेकंड रेजिस्टेंस के लिए करंट बिल्कुल 1.2 एम्पियर आ गया, फर्स्ट के लिए 2.4 आ गया, और आपको पता है कि R3 का वैल्यू जो है हमारे पास वो 30 ओम का है, और वोल्टेज हमारे पास 12 वोल्ट का है। ओके, वापस हम अकॉर्डिंग टू क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ, ओहम्स लॉ के अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ बेटा क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू I3 R3, वैल्यू पुट कर देंगे, V के जगह में क्या लिखना होगा 12, और I3 हमें फाइंड करना है, और R3 के जगह पे लिखेंगे हम 30, और I3 का वैल्यू फाइंड करना तो बेटा 12 से हमें 30 करना पड़ेगा डिवाइड, और डिवाइड करने के बाद हमें मिलेगा I3 का वैल्यू 0.4 एम्पियर, इस तरीके से।
तो बेटा यहाँ पर हमने ए नंबर अभी सिर्फ सॉल्व किया है, तीनों रेजिस्टेंस के लिए अलग अलग करंट फाइंड किए हैं। इसमें मैंने बहुत ज्यादा कुछ नहीं किया। सपोज ये फर्स्ट रेजिस्टेंस के लिए मैंने करंट फाइंड किया, तो फर्स्ट रेजिस्टेंस का वैल्यू और वोल्टेज का वैल्यू ये दोनों को बस आपस में डिवाइड ही करना था, बिकॉज आई का वैल्यू क्या था, V बाय आर। तो बेटा I1 के वैल्यू मैंने V और R को सिर्फ डिवाइड किया तो मेरे को मिला 2.4 एम्पियर। ओके, आई हैड गेट हियर 2.4 एम्पियर। Similarly, whenever I am going to find the current in the R2 in the second resistor, so I had written the value of the second resistor and the voltage of the circuit. Okay, after that we had used Ohm's law and we find the current as 1.2 ampere. And for calculating the current in the third resistor, we had taken the value of the third resistor, which is 30 ohm, and once again I had taken the help of Ohm's law, and with the help of Ohm's law I had find the current in the third resistor as 0.4 ampere. So बेटा ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, ये तीनों रेजिस्टर का हमने करंट फाइंड किया है यहाँ पर। सो आप इसको देख ले। ए नंबर क्वेश्चन जो है इसका, द करंट थ्रू ईच रेजिस्टर इज कंप्लीटेड। बी एंड सी रह गया है, और बी एंड सी मैं अभी आपको बता दूंगा। इसका आपको स्क्रीनशॉट लेना हो, आपको अपने बुक में लिखना हो, बिल्कुल लिख सकते हैं आप। ओके, so my dear students, now is the time to solve the total current of the circuit. बेटा टोटल करंट I आपको पता है किसके बराबर होता है, I1, I2 और I3 के सम के बराबर। ओके, अगर आप ये तीनों I's जो यहाँ से जो टोटल करंट जो बटा और तीनों रेजिस्टर में मिला, यही टोटल करंट वापस यहाँ पर जुड़ के वापस क्या बनेगा, I। तो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। तो टोटल करंट काफी आसानी से मिल जाएगा, 2.4 प्लस 1.2 प्लस 0.4 एम्पियर, यही हमें मिला था। और इसका टोटल वैल्यू होता है बेटा 4 एम्पियर। तो टोटल करंट सर्किट में कितना है, 4 एम्पियर का। सो बी नंबर वाज वेरी इजी। ओके, इस तरीके से टोटल करंट काफी आसानी से निकल गया। ये टोटल करंट बेटा 4 एम्पियर ही यहां से निकला था, और ये 4 एम्पियर ऐसा बटा 3 में 2.4 एम्पियर यहां गया, 1.2 यहां गया, 0.4 एम्पियर यहां गया, उसके बाद तीनों मिलके वापस ये 4 एम्पियर का करंट यहां आ गया। तो टोटल वाज 4 एम्पियर। ओके, नाउ द सी नंबर क्वेश्चन, यू हैव टू फाइंड द टोटल सर्किट रेजिस्टेंस। यहां टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना है, और आपको यहां पर पता है हियर R1, R2 and R3 are in parallel combination। R in parallel इतना लिखेंगे तो भी चलेगा। R1, R2 और R3 पैरेलल में है, तो इसके लिए जब आप फॉर्मूला लिखते हैं 1 by R इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, 1 by R1 प्लस 1 by R2 प्लस 1 by R3। ओके, सो 1 by R का मतलब ये हो गया बेटा। तो 1 by R का वैल्यू क्या होगा, हम यहां से अब चेक करते, देखो 1 by R का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 by 5 प्लस 1 by 10 प्लस 1 by 30। अब आपको टोटल इनका यहाँ जो 5, 10 और 30 है, इनका आपको टोटल एलसीएम निकालना पड़ेगा मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंगली। तो आप एलसीएम अगर 30 लेते हो तो बेटा 5 के ऊपर कौन सा नंबर रखोगे आप, 5 के टेबल में 30 कितने बार में आता है, 6 बार में। यू विल राइट 6 हियर, 5 6 are 30, 10 3 are 30 and 31 are 30। तो बेटा यहाँ पर ये टोटल कितना हो जाएगा, 10 by 30 मींस 1 by 3। तो आपको एक्चुअली मिला क्या, 1 by R का वैल्यू आपको 1 by 3 मिल रहा है। ओके, ये क्या था बेटा, 1 by R का वैल्यू था ना जो आपको 1 by 3 मिला। इट्स द वैल्यू ऑफ 1 by R मींस द रेसिप्रोकल ऑफ टोटल रेजिस्टेंस आपको मिला है। तो आप दोनों का रेसिप्रोकल कर दो दोनों बाजू, तो R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, 3 ओम। दिस इज द टोटल रेजिस्टेंस दैट वी गेट। आपको ये दोनों का रेसिप्रोकल लास्ट में करना पड़ेगा, तो आपको टोटल रेजिस्टेंस का वैल्यू मिला 3 ओम। यू हैड रेसिप्रोकल्ड द वैल्यू ऑफ R इनवर्स। ओके, 1 by R का वैल्यू को आपने बाद में रिवर्स किया। तो इस तरीके से बेटा आपको सी नंबर मिला। द टोटल रेजिस्टेंस यू हैड गेट इन द पैरेलल कनेक्शन एज 3 ohm and the total current you had get by adding the 3 distributed current here as 4 ohm, and the first number we had solved A number and we had find the current across every resistor। ओके, तो यहां पर हमारा ये दूसरा न्यूमेरिकल जो है बेटा वो पूरा हुआ है। ओके, दिस वाज 12.8। अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल की बात करेंगे।
Hello my dear students, this is the third number question which I am going to discuss in this video, and this third numerical is of exercise 12.9 in your chapter. Okay, आपको क्या my dear students, ये जो है ना, ये हमें करना है. आपको यहाँ पर क्या क्या पता है, what you are given by the question में आपको क्या क्या मिला हुआ है. आपको R1 की वैल्यू मिली हुई है 10 ओम, ओके. R2 की वैल्यू मिली हुई है 40 ओम, R3 की वैल्यू मिली हुई है 30 ओम, R4 की वैल्यू मिली हुई है 20 ओम और R5 की वैल्यू मिली हुई है 60 ओम. आपको सारे रेजिस्टेंसेस की वैल्यू मिली हुई है, पांचों रेजिस्टेंस की. अब यहाँ पर जो 5 रेजिस्टेंस है, देयर आर 5 रेजिस्टेंस बट दे आर कंबाइंड इन अ कॉम्प्लेक्स मैनर, बिकॉज हियर 2 रेजिस्टेंसेस आर कंबाइंड इन अ पैरेलल एंड हियर द 3 रेजिस्टेंस आर कंबाइंड पैरेलल डिस्टिंक्टिवली. बिल्कुल अलग अलग पैरेलल है, ये अलग से पैरेलल है, ये अलग से पैरेलल है. तो आपको सॉल्व भी उस तरीके से करना पड़ेगा. तो जब हम सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, okay, so first of all we will take for R1 and R2, for resistance R1 and R2 are parallel. R1 और R2 जो पैरेलल है, इस केस में हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को फाइंड करेंगे. सबसे पहले इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम फाइंड करने वाले हैं. ओके, तो क्या हो जाएगा 1 by R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 by R1 प्लस 1 by R2, ऐसा होगा बेटा. ओके, सो वैल्यू क्या आने वाला है हमारा 1 by 10 प्लस 1 by 40. ओके, और सॉल्व करते हैं. 40 हो जाएगा हमारा एलसीएम, तो बेटा ये हो जाएगा 4 प्लस 1, एक्चुअली हो जाएगा 5 by 40 और हो जाएगा 1 by 8. तो 1 by 8 बेटा हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस नहीं है, वो तो हमारा 1 by R इक्विवेलेंट है. मतलब मेरा वैल्यू क्या आ गया 1 by R इक्विवेलेंट जो है उसका वैल्यू है 1 by 8. सो R इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, दोनों को हम रेसिप्रोकल कर देंगे. वी विल रेसिप्रोकल द बोथ साइड्स, सो वी विल गेट द R इक्विवेलेंट इज 8 ओम. और जैसे ही ये मिल गया स्टूडेंट, आप एक अलग सर्किट बना लो क्योंकि आपकी सर्किट सॉल्व हो रही है धीरे धीरे. अब बेटा ये दोनों रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल गया है, तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों रेजिस्टेंस को यहां से ऐसे करके धीरे धीरे करके हटा देंगे और इस दोनों रेजिस्टेंसेस के जगह पे, इन दोनों रेजिस्टेंस के जगह पे इस सर्किट को सॉल्व करना शुरू करेंगे. अब इस दोनों रेजिस्टेंस की जगह पे बेटा मेरे को मिल गया आपका एक रेजिस्टेंस जो R इक्विवेलेंट है, और ये R इक्विवेलेंट कितना है बेटा 8 ओम का. अब देखिए आपका ये रेजिस्टेंस कितना सुंदर हो गया, बिल्कुल सॉल्व होके पहले दो ऐसे पैरेलल में था, अब आपने उसको सॉल्व करके सिंगल एक R इक्विवेलेंट बना दिया है. ओके, आपने सॉल्व कर दिया इसको. तो अब इसी तरीके से इसको भी सॉल्व करेंगे. जैसे इसको मैंने दो रेजिस्टेंसेस को हटा के सिंगल रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट का वैल्यू डाला ना, इसके लिए भी मैं वही करूंगा. तो चलिए लिखते हैं फॉर R3, R4 and R5 combined parallel. पैरेलली जो कंबाइंड है, अब इनके लिए काम करते हैं. इनके लिए भी हम लाएंगे R इक्विवेलेंट, और इसके लिए जो R इक्विवेलेंट सॉल्व करेंगे बेटा लिखेंगे 1 by R3 1 by R4 प्लस 1 by R5. ये जो सॉल्व होगा बेटा वो होगा 1 by 30, 1 by 20 एंड 1 by 60. ठीक है बेटा, इसमें जो एलसीएम होगा वो 60 हो जाएगा. यहां पर होगा बेटा 2 प्लस 3 प्लस 1 मींस 1 by R इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या आएगा यहां पर, वो आ जाएगा 6 by 60, मतलब 1 by 10. ओके, तो 1 by R इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या आ गया 1 by 10. तो बेटा R इक्विवेलेंट का वैल्यू यहाँ क्या आ जाएगा, रेसिप्रोकल करना पड़ेगा दोनों बाजू. यहाँ पर दोनों बाजू रेसिप्रोकल करना पड़ेगा. मेरे को मिलेगा R इक्विवेलेंट का वैल्यू 10 ओम. R इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या आ गया 10 ओम आ गया माय डियर स्टूडेंट्स. ओके,
10 ओम का आर इक्विवेलेंट का वैल्यू आने का मतलब क्या हुआ बेटा कि अब तुमने ये 3 रेजिस्टर्स को भी सॉल्व कर दिया है और अब ये 3 रेजिस्टर्स को इस तरीके से आपको बनाने की जरूरत नहीं है। अब आप दूसरा एक बनाओगे सर्किट डायग्राम और उसमें ये 3 रेजिस्टर्स को गायब करके यहां पर दूसरे रेजिस्टर का नाम लिखोगे। ये एक और आर इक्विवेलेंट आपके पास दूसरा आ गया जिसका वैल्यू है 10 ओम का। ओके, और अब आपको समझ में आ रहा है कि ये रेजिस्टर और ये रेजिस्टर एक दूसरे से एंड टू एंड जुड़े हुए। देखिए इसका एंड और इसका एंड अलग है और ये एंड जो है जाके बेटा इस एंड पे जुड़ रहा है। मतलब देखिए आपको ऐसे नहीं पता चलेगा। देखिए यहां से जो करंट निकल रहा है आई, वही करंट यहां पर ड्रॉ हो रहा है और वही आई करंट जो है बेटा वो यहां इससे भी पास हो रहा है। सेम करंट जब दोनों रेजिस्टर से पास हो मतलब वो दोनों रेजिस्टर सीरीज कनेक्शन में है। अब आपको अगर आपका ए नंबर सॉल्व करना है, टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का आपको अगर पता करना है तो अब आपके लिए इजी हो गया। टोटल रेजिस्टेंस पता करने के लिए दोनों केस में जो आर इक्विवेलेंट आए हैं इनको जोड़ दीजिए क्योंकि दोनों आर इक्विवेलेंट सीरीज में है। तो आप यहां पर दोनों आर इक्विवेलेंट को जोड़ दोगे, आर इक्विवेलेंट 1 और आर इक्विवेलेंट 2। इसको आर इक्विवेलेंट 1 मान लीजिए, इसको आर इक्विवेलेंट 2 मान लीजिए और इसको आर इक्विवेलेंट 1 मान लीजिए। ओके, तो ये दोनों आर इक्विवेलेंट को जब हम जोड़ेंगे तो बेटा क्या होगा 8 प्लस 10 होगा, मतलब टोटल हमको मिल जाएगा 18 ओम। तो 18 ओम बेटा हमारा क्या हो जाएगा, 18 ओम होगा मेरा टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस। इस तरीके से देखिए हमारा सर्किट कितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स लग रहा था। R1 R2 यहां पैरेलल था, R1 R2 R3 R4 R5 यहां पैरेलल था। हमने सर्किट को भी सॉल्व किया धीरे धीरे, तीनों रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट निकाल के इक्विवेलेंट डाल दिया इस तरीके से। तो आप रेजिस्टेंस जब तक सर्किट इस तरीके से सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आपको आसान नहीं होगा। अब आपने ए नंबर को सॉल्व कर लिया, ठीक है बेटा, जो आया है टोटल 18 ओम। तो अब हम बी नंबर को सॉल्व करेंगे। सो माय डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में आपको किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप अपने सर्किट डायग्राम को सॉल्व करना है वो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप 4 सर्किट डायग्राम आपके लिए मैंने बनाया है और यहीं पर हम बी नंबर सॉल्व भी करेंगे। ओके बेटा, देखिए सबसे पहले क्वेश्चन का दिया हुआ सर्किट डायग्राम ये था। 5 रेजिस्टेंसेस थे, 2 रेजिस्टेंस यहां पैरेलल था, 3 रेजिस्टेंस यहां पैरेलल था। हमने पहले ये 2 रेजिस्टेंस का पैरेलल का इक्विवेलेंट निकाल के 8 ओम निकाला और यहां पर ये 2 रेजिस्टेंस के बदले ये एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दोनों के बदले जो हमने सॉल्व किया था वो लगाया। फिर जब हमने ये 3 पैरेलल को सॉल्व किया तो उसके बाद थर्ड नंबर पे इन 3 पैरेलल रेजिस्टेंस के बदले इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 10 ओम यहां लिख दिया। अब जबकि हमको पता चल गया कि ये दोनों इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से सेम करंट ही पास हो रहा है, यहां से भी एक करंट आई ही जा रहा है, यहां से भी एक करंट आई ही आ रहा है, मतलब ये दोनों जब हमें ऐसा लगा कि these both resistors are connected in series combination, then we had solved these two resistances और हमने एक टोटल रेजिस्टेंस पूरा सर्किट का निकाला वो 18 ओम और यहाँ पर एक सिंगल रेजिस्टेंस हमने डाल दिया। तो टोटल स्टेप बाय स्टेप हमने अपने सर्किट डायग्राम को भी सॉल्व किया और हमारा अब सिर्फ एक क्वेश्चन बच रहा है बेटा, वो है हमारा बी नंबर क्वेश्चन। जब हमें टोटल करंट फाइंड करना है सर्किट का। बेटा टोटल करंट फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो वोल्टेज चाहिए जो 12 वोल्ट है और टोटल रेजिस्टेंस चाहिए जो हमारे पास आया है 18 ओम टोटल रेजिस्टेंस। तो बेटा यहां पर हम ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग ही हम यहां पर करंट निकाल पाएंगे। ओम्स लॉ क्या बोलता है बेटा, V इज इक्वल टू आई आर, बट अगर I का वैल्यू यहां से निकालना हो तो I इज इक्वल टू V बाई R होता है। बेटा V है 12, R है 18 और क्या हो जाएगा, ये 2/3 हो जाएगा बेटा, और 2/3 का वैल्यू क्या होता है बेटा, तो 2/3 का वैल्यू होगा 0.67 एम्पियर। ओके, सो ये हो गया आपका टोटल वैल्यू और ये हो गया आपका बी नंबर। बी नंबर बहुत आसान था, लेकिन इस तरीके से जब कॉम्प्लेक्सिटी से आपके जो रेजिस्टर से वो कंबाइन हो इस तरीके से, तो आपको इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप चलते हुए अपने सर्किट डायग्राम को सॉल्व करना पड़ता है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज द third example that we had taken. Okay, now next question. My dear students, अभी हमने 3 बड़े न्यूमेरिकल्स डिपेंड्स ऑन द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर वो हमने देखे।
सबसे पहला क्वेश्चन जो हमने देखा था उसमें सिर्फ रेजिस्टेंस सिंपली सीरीज कनेक्शन में जुड़े थे। सेकेंड क्वेश्चन में रेजिस्टर्स सिर्फ पैरेलल कनेक्शन में जुड़े थे। और अभी अभी जो हमने 5 रेजिस्टर का सीरीज और पैरेलल दोनों कंबाइन था इसमें, बेटा एक तो 2 रेजिस्टेंस ऐसे पैरेलल थे, 3 रेजिस्टेंस ऐसे पैरेलल थे, और ये 2 और 3 रेजिस्टेंस आपस में सीरीज में, मतलब दोनों कनेक्शन का कॉम्बिनेशन जब रेजिस्टर्स का हो जाता है तो उस सीरीज के सर्किट को हमें स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना पड़ता है। सो अब हम आपको आप अपने बुक के एनसीईआरटी के पेज नंबर 209 का जब आप बात करो तो वहां कुछ इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं। ओके, देयर आर सम इन टेक्स्ट क्वेश्चंस, और उस इन टेक्स्ट क्वेश्चन में जो पहला है वो क्वेश्चन है ऑन विच फैक्टर्स द रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन। ये क्वेश्चन है बेटा, ये हमने देखा था बहुत सारे फैक्टर्स पे रेजिस्टेंस जो है वो डिपेंड करते हैं, और इसका आंसर हम किस तरीके से लिख सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। हमने देखा है कि जो हमारा रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करता है सबसे पहले लेंथ ऑफ द कंडक्टर पे, और हमारा जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करता है किस पे बेटा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे भी डिपेंड करता है। ओके, ये हमने देखा हुआ था। हमारा रेजिस्टेंस जो है वो नेचर ऑफ मटेरियल पे भी डिपेंड करता है, और हमारा रेजिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। तो इन सारी चीजों पे, इन चारों चीजों पे हमारा रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। इसको लिखा कैसे जाए? इन शॉर्ट बेटा, जब हमें इतना सारा चीज इसके बारे में पता है तो हम इसको आसानी से एक ऑर्डर में लिख सकते हैं। किस तरीके से? आपको पता है कि R जो है वो L पे डिपेंड है, R जो है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो हम इसको R को इस तरीके से लिखते हैं, इस प्रोपोर्शनल टू L बाय A। और यहां हमें एक मटेरियल मिलता था, एक फिजिकल क्वांटिटी मिलती थी, नाम है उसका रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो ये रेजिस्टिविटी ही मटेरियल दर्शाता है बेटा, क्योंकि हर एक मटेरियल की एक अलग रेजिस्टिविटी होती है, इसलिए जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टिविटी पे भी डिपेंड करता है। अगर हम ऐसा बोलते हैं, इफ वी आर टेलिंग दैट कि resistance depends on resistivity, means we are telling that resistance depends on the nature of material. Okay, because resistivity shows the nature of material. Okay, so अगर हमें इसे एक फेयर तरीके से लिखना हो तो we will write that resistance will depend on following factors। इस तरीके से हम एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं, और उसके बाद हम फर्स्ट में से लिखना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे रो ही रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी पे रेजिस्टेंस डिपेंड करते हैं बिल्कुल, बिकॉज रेजिस्टिविटी शोज द मैटर। और फिर हम ब्रैकेट में लिख देंगे यहां पर नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल, मटेरियल के नेचर पे मींस रेजिस्टिविटी पे डिपेंड करता है हमारा रेजिस्टेंस। बी नंबर में हम लिखेंगे लेंथ ऑफ द कंडक्टिंग मटेरियल। लेंथ ऑफ द कंडक्टिंग मटेरियल, जो कंडक्टिंग मटेरियल है माय डियर स्टूडेंट्स, उसके लेंथ पे भी हमारा रेजिस्टेंस मैटर करता है। Okay, so we can say that on the length of the conducting material our resistance also matters, also changes, also there is a factor. And now area of cross section of conducting material। कंडक्टिंग मटेरियल का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है बेटा, उस पे भी हमारा रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो ये जो हमारा फर्स्ट इन टेक्स्ट क्वेश्चन था पेज नंबर 209 पे, उसे हम इस तरीके से अरेंज्ड मैनर में लिख सकते हैं। ओके, सो लेट्स डिस्कस अबाउट द सेकंड नंबर क्वेश्चन ऑफ इन टेक्स्ट पेज नंबर 209। So my dear students, this is the second number question of in text page number 209. Okay, will current flow more easily through a thick wire
or a thin wire of the same material when connected to the same source. पहले तो क्वेश्चन ध्यान से समझिए आप। सेम मटेरियल, चलिए तो हम मटेरियल फिक्स कर लेते हैं। जब यहां पर बोल दिया सेम मटेरियल का दो वायर है, एक मोटा वायर है थिक, एक पतला वायर है। मोटा पतला कब होता है? जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में कमी आए, चेंजेस आए, तब। ओके, सेम मटेरियल मींस, चलिए हम यहां पर ले लेते हैं कि एक थिक वायर है मेरे पास ऐसा, ओके, और एक थिन वायर है मेरे पास ऐसा, ओके। ये मेरे पास एक थिन वायर है, ये थिक वायर, ओके। और ये सेम मटेरियल के मैंने दोनों कॉपर के वायर लिए हैं। आई हैड टेकन बोथ वायर्स ऑफ कॉपर मटेरियल, सो मटेरियल इज सेम, ओके। अब ऐसा बोलता है व्हेन कनेक्टेड टू द सेम सोर्स, तो मैंने इसको कनेक्ट किया 6 वोल्ट के बैटरी से और इसको भी मैंने कनेक्ट कर दिया 6 वोल्ट के बैटरी से। चलिए ठीक है, और दोनों का लेंथ भी हम सेम रख देते, ये भी L लेंथ का, इसके भी लेंथ सेम और इसका भी लेंथ सेम। बस डिफरेंस क्या है बेटा? डिफरेंस है क्रॉस सेक्शनल एरिया में। ये पतला है और ये मोटा है, ओके। सो करंट किसमें ज्यादा फ्लो होगा? ऑलरेडी हम जानते हैं कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया। मतलब व्हेन एरिया इंक्रीजेस, जब एरिया बढ़ेगा बेटा तो रेजिस्टेंस डिक्रीजेस और रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा। और रेजिस्टेंस अगर कम होगा, अगर रेजिस्टेंस कम होगा माय डियर स्टूडेंट्स, देन करंट इंक्रीजेस, तो करंट इंक्रीज करेगा, ओके। तो जब क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा होगा, जब हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस हमारा कम होगा अकॉर्डिंग टू दिस, क्योंकि बाकी सारे फैक्टर तो है ही नहीं। दोनों को सेम वोल्ट भी है, दोनों के लेंथ भी सेम है, मटेरियल भी सेम है, टेम्परेचर भी सेम रखा है, बस चेंज क्या है? तो क्रॉस सेक्शनल एरिया। इसी की वजह से ये वायर जो है वो थिक है और दूसरा वायर जो है वो थिन है। और हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के साथ जो रेजिस्टेंस का रिलेशन है वो है इनवर्सली का। जैसे कि मैंने बताया कि अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम बढ़ाते हैं तो बेटा रेजिस्टेंस घट जाता है। मतलब थिक वायर का रेजिस्टेंस क्या होगा? थिक वायर का जो बेटा रेजिस्टेंस है वो कम होगा थिन वायर से, पतला वायर का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। मतलब थिन वायर में करंट जो है बेटा वो कम फ्लो होगा, थिक वायर में करंट ज्यादा फ्लो होगा। क्यों ऐसा होगा? अब हमने आपको समझा दिया, आपको समझ में क्यों ऐसा होता है। बिकॉज एरिया जैसे जैसे बढ़ता है बेटा रेजिस्टेंस वैसे वैसे घटता है। The thick wire means the cross-sectional area increases, and due to the more cross-section area, the resistance decreases, and due to the decrease of the resistance की कमी के वजह से the current obstructs less current obstruct, कम current को रोका जाएगा, means the current will flow easily in the thick wire in comparison to a thin wire। तो आपको ये सब कुछ पता तो चल गया कि एक्चुअली कैसे होता है, बट अब लिखे कैसे, हाउ टू राइट दिस आंसर, समझ में तो आ गया। लेकिन आप इस तरीके से रफ करके लिख नहीं सकते हो ना आंसर में। आप ऐसा नहीं बताओगे कि भाई क्रॉस सेक्शनल एरिया बड़ा है इसका तो इसका रेजिस्टेंस जो है छोटा होगा और आई इसका बड़ा होगा। आप इस तरीके से नहीं बता सकते। तो मैं आपको बता रहा हूं, अब बताने जा रहा हूं कि आप इसको लिखोगे कैसे, हाउ विल यू राइट इट। सो हियर वी कैन राइट दैट हियर रो इज सेम, रेजिस्टिविटी सेम है, बिकॉज मटेरियल सेम, मटेरियल की वजह से हम ऐसा लिख रहे हैं। बेटा मटेरियल सेम है इसलिए रेजिस्टिविटी सेम ही होगा, ओके। बिकॉज रेजिस्टिविटी मटेरियल पे चेंज होता है, जैसे ही मटेरियल चेंज होता है वैसे ही रेजिस्टिविटी चेंज होती है।
ओके, तो रेजिस्टिविटी यहां सेम है। ओके, वोल्टेज इज सेम बिकॉज यहां पर बोला गया सेम सोर्स बोला गया, इसलिए वोल्टेज जो है वो सेम है। ओके, अब अगर यहां इफ लेंथ ऑफ द टू वायर्स आर सेम, लेंथ ऑफ द टू वायर्स आर सेम, अगर लेंथ भी दोनों वायर का जो लेंथ है वो सेम होगा, देन हमें ये पता है कि जो करंट होता है ना बेटा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से जो करंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। सो थिक वायर्स हैव मोर क्रॉस सेक्शनल एरिया, मोर क्रॉस सेक्शनल एरिया, so more current will flow through it। जितना ज्यादा क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा उतना ज्यादा करंट उसमें से फ्लो होगा। hence more current will flow through thick wire in comparison to thin wire, so बेटा इस तरीके से आप फेयरली जो है उस आंसर को लिख सकते हो। मैंने एक तो आपको आंसर बिल्कुल समझाया एग्जाम्पल्स के साथ, और अब मैं आपको बता रहा हूं कि आप इस आंसर को एग्जाम्पल्स के साथ समझने के बाद एग्जाम्पल्स को नहीं लेके, एक्सप्लेनेशन नहीं, ओके, आंसर आर ऑलवेज पॉइंट टू पॉइंट, एक्सप्लेनेशन जस्ट इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट पॉइंट्स एंड डिफरेंट एग्जाम्पल्स। सो हमें एक्सप्लेन नहीं करना है, हमें आंसर देना है, और आंसर इस तरीके से फेयर मैनर में दिया जाता है जैसे मैंने आपको अभी सिखाया है। तो दिस विल बी द आंसर ऑफ द 2 नंबर क्वेश्चन ऑफ इन टेक्स्ट, पेज नंबर 209। सो लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। This is the 3rd number question of your in-text. The question says that let the resistance of an electric component be remains same. So R is same. Resistance को same बना दिया है, constant बना दिया गया है। Okay. तो इस केस में ऐसा बोला जा रहा है कि अगर potential difference जो है, if the potential difference across the two ends decreases to the half of its former value, मतलब अगर पोटेंशियल डिफरेंस को आधा कर दिया जाए तो करंट में क्या फर्क पड़ेगा। बेटा हमें पता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हमें पता है कि बेटा I जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V होता है। ठीक है, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। करंट जो है वो डायरेक्टली वोल्टेज पे डिपेंड करता है। तो इफ the voltage decreases to the half of its former value, then the current will also decrease to half of its former value। ऐसा होगा बेटा, अगर आपका वोल्टेज V/2 माइनस हो जाता है तो आपका करंट भी उतना ही डिक्रीज होगा। सपोज आपका वोल्टेज जो था वो पहले 12 वोल्ट का था और करंट 4 एम्पियर मिलता था, अब ये 12 वोल्ट को आपने कम करके 6 वोल्ट कर दिया तो बेटा करंट भी 4 वोल्ट से कम होकर 2 एम्पियर हो जाएगा। मतलब अगर आपका वोल्टेज हाफ
डिक्रीज होता है तो आपका करंट भी हाफ डिक्रीज होगा बिकॉज ऑफ द दिस स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ कि ऑलवेज करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज। ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन में डायरेक्टली ये लिख सकते हो द इफ द वोल्टेज डिक्रीजेस बाय हाफ द करंट विल आल्सो डिक्रीज बाय हाफ बिकॉज अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द voltage in the case where resistance is same. If the resistance is constant then current is directly proportional to the voltage. Okay, so ये बात है इस क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन काफी आसान था और ये पहले से पता ही था कि भाई जितना वोल्टेज कम होगा उतना ही करंट भी कम होगा, जितना वोल्टेज बढ़ेगा उसी प्रोपोर्शन से करंट भी बढ़ेगा। ये वोल्टेज और करंट का रिलेशनशिप तो हम पहले से ओम्स लॉ से देखते हुए आ रहे हैं। सो लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So my dear students, here is the question that why are coils of electric toaster and electric iron? Okay, आपको पता है इलेक्ट्रिक टोस्टर और इलेक्ट्रिक आयरन दोनों हीट प्रोड्यूस करते हैं। इलेक्ट्रिक टोस्टर हीट प्रोड्यूस करता है तो ब्रेड जो हो वो टोस्ट होके बाहर आता है, और इलेक्ट्रिक आयरन हीट प्रोड्यूस करता है तो हम अपने क्लॉथ्स को आयरन कर पाते हैं। तो ऐसे केस में उनके कॉइल्स को अलॉय से बनाया जाता है। व्हाट अलॉय, बहुत लोग अलॉय के बारे में भी नहीं जानते होंगे। बेटा अलॉय मींस द मिक्सचर ऑफ मेटल्स, दो तीन मेटल्स को मिक्स करके एक कुछ नया मेटेलिक प्रॉपर्टी वाला सब्सटेंस बनाना, दैट इज अलॉय। वो अलॉय कहलाता है, दो तीन मेटल से मिलके बनता है। तो अलॉय का ही क्यों कॉइल बनाया जाता है? ये जो बेटा उनके कॉइल होते हैं इलेक्ट्रिक टोस्टर इलेक्ट्रिक आयरन के, वो अलॉय के बनाए जाते हैं, प्योर मेटल के नहीं बनाए जाते। मेटल्स के मिक्सचर का आपको इलेक्ट्रिक टोस्टर और इलेक्ट्रिक आयरन का कॉइल्स बनाया जाता है। ऐसा कारण क्यों है? व्हाई? सबसे पहला बात ये है बेटा, जो अलॉयज होते हैं, द फर्स्ट पॉइंट कि द रेजिस्टिविटी of alloys are much greater than the pure metals. अलॉयज की रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है मेटल्स से। अलॉयज की रेजिस्टिविटी मेटल से क्या होती है बेटा? ज्यादा होती है। इसीलिए क्योंकि जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा ना उतना ज्यादा हीट प्रोड्यूस होता है। ओके, आप मान ही लो जो हीट प्रोड्यूस होता है ना, हीट प्रोड्यूस वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनली होता है रेजिस्टेंस से। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा और जितना ज्यादा करंट जो है उस रेजिस्टेंस के थ्रू फ्लो होगा उतना ही ज्यादा हीट भी आपको मिलेगा। ओके, तो हीट जो है वो रेजिस्टेंस से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन यहां पर भी आपको इसलिए बता दें क्योंकि अलॉयज के पास रेजिस्टिविटी प्योर मेटल के कंपैरिजन में ज्यादा होती है। ये एक पहला कारण है जिसके वजह से इलेक्ट्रिक टोस्टर और इलेक्ट्रिक आयरन जो है उनके कॉइल्स को जो आखिरकार गर्मी देंगे, हीट प्रोड्यूस करेंगे, उनको अलॉय का ही बनाया जाता है। और दूसरा पॉइंट ये है कि बेटा अलॉयज जो है ना, अलॉयज ऑक्सीडाइज नहीं होते। ऑक्सीडाइज का मतलब हो गया, हम अपनी भाषा में आपको बताया तो रस्टिंग एक तरीके का। अलॉयज जल्दी रस्ट नहीं करते। अलॉयज का लाइफ जो होता है वो प्योर मेटल के लाइफ से ज्यादा होता है। अलॉयज ऑक्सीजन के साथ बहुत जल्दी रिएक्ट नहीं करते। ऑक्सीडाइज मींस ऑक्सीजन के साथ रिडक्शन, बर्निंग, और आराम से जलते हैं, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होता। बर्निंग रेडिली विथ हाई टेम्परेचर, एट हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पे भी आराम से जल रहे होते हैं। ओके, और आपको हीट प्रोड्यूस करके दे रहे होते हैं। तो ये दो बड़े कारण हैं जिसके वजह से इलेक्ट्रिक टोस्टर और इलेक्ट्रिक हीटर, these two main causes due to which the electric toaster and electric heater are used are made up of alloy, not made up of a pure metal, because they need high resistance and alloy provides them a high resistance. They need a metal which do not oxidize very readily, so
This property also given by the alloys. Alloys do not oxidize. Alloys do not react with oxygen very easily. They are burning readily with a high temperature. हाई टेम्परेचर पे ये जल्दी मेल्ट भी नहीं करते हैं. अगर कोई मेटल हो तो वो हाई टेम्परेचर पे मेल्ट भी कर जाए, बट प्योर मेटल नहीं होने की वजह से अलॉयज डू नॉट मेल्ट, क्योंकि अलॉयज का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो भी बढ़ जाता है बेटा. अलॉयज का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो भी हाई हो जाता है. तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर के ऊपर भी अलॉयज पिघलते नहीं है. ओके, सो इसलिए अलॉय का यूज किया जाता है. दिस वाज द 4th नंबर क्वेश्चन ऑफ इन टेक्स्ट. So my dear students, here is the 5th number question of your in text. Okay, आपको 12.2 में NCERT में एक टेबल दिया हुआ है, उस टेबल के अकॉर्डिंग आपको इनका जवाब देना है. So what is the first question here? What is the first question here? First question है which among iron and mercury is better conductor? बेटा किसी को भी आपको अगर बेटर कंडक्टर बताना हो, किसी को भी अगर आपको एक बेटर कंडक्टर बताना हो तो आप कौन से पैरामीटर का यूज करेंगे? यू विल यूज विच पैरामीटर? ओके, कौन से पैरामीटर का आप यूज करोगे? रेजिस्टिविटी का यूज करना होता है. हमें किसका यूज करना होता है? रेजिस्टिविटी का. तो चलिए हम ए नंबर का अगर आंसर देंगे बेटा, तो रेजिस्टिविटी अगर हम देखें अकॉर्डिंग टू टेबल 12.2, तो रेजिस्टिविटी ऑफ आयरन जो है वो होता है बेटा 10 into 10 to the power -8 ओहम मीटर का. ओके, और रेजिस्टिविटी जो बेटा आपका मरकरी का होता है, मरकरी की जो रेजिस्टिविटी है वो है बेटा 94 into 10 to the power -8 ओहम मीटर. रेजिस्टिविटी का ज्यादा होना मतलब रेजिस्टेंस का ज्यादा होना, और रेजिस्टेंस का ज्यादा होना मतलब कंडक्टिविटी का कम होना. जितना ज्यादा रेजिस्टेंस किसी मटेरियल में होगा कंडक्टिव, वो मेटल उतना ही कम करंट को कंडक्ट करेगा. सो द लार्जर द रेजिस्टिविटी द स्मॉलर द कंडक्शन. मतलब यहां पर जो रेजिस्टिविटी है वो मरकरी की ज्यादा है रेजिस्टिविटी ऑफ आयरन के अकॉर्डिंगली. सो बेटा यहां पर पूछा विच अमंग आयरन मरकरी इज बेटर कंडक्टर. सो आप लिखोगे कि आयरन इज अ better conductor than mercury, better conductor than mercury. mercury से अच्छा कंडक्टर है because the resistivity of iron, the resistivity of iron is less than resistivity of mercury. resistivity of mercury. मरकरी के रेजिस्टिविटी से आयरन की रेजिस्टिविटी कम है, इसलिए आयरन एक बेटर कंडक्टर है मरकरी से. रेजिस्टिविटी एक ऐसा पैरामीटर है जिसके ऊपर से आप कंडक्टर्स कौन अच्छा कौन खराब कंपैरेटिवली बता सकते हो. अब आपको पूछा गया बी नंबर में बेटा कि विच मटेरियल इज द बेस्ट कंडक्टर. तो 12.2 की टेबल में अगर आप एनसीईआरटी में देखोगे तो सबसे कम रेजिस्टिविटी जिसकी होगी वही सबसे बेटर कंडक्टर होना चाहिए. तो बेटा इस केस में हमने जब देखा टेबल में, तो टेबल में जो सिल्वर मेटल होता है बेटा जिसको हम एजी बोलते हैं सिल्वर, ओके, उसकी रेजिस्टिविटी जो है उसका वैल्यू दिया हुआ था 1.60 into 10 to the power -8 ओहम मीटर, और ये सबसे कम वैल्यू था. ओके, इसलिए हम बोल सकते हैं कि सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर because it has the least resistivity. उसका जो रेजिस्टिविटी है बेटा वो सबसे कम है, मतलब सिल्वर का जो रेजिस्टेंस है वो सबसे कम है, मतलब सिल्वर मटेरियल के अंदर से करंट सबसे आसानी से और सबसे ज्यादा मात्रा में पास होता है. मींस द करंट थ्रू द सिल्वर मटेरियल passes very easily in a very large amount. That's why silver is the best conductor because of the least resistivity it has, that is 1.60 to the power -8 ohm meter. But in this case iron and mercury, iron has the less resistivity in comparison to mercury. That's why iron was the better conductor in comparison to mercury.
So beta, this was the 5th number in text question answer which was given in the page number 209. So let's see the page number next in text questions. So my dear students, page number 213 in your NCERT textbook. In text question is there. The first number in text question on that page was, you have to draw a schematic diagram of a circuit which consists of 3 cells of 2 volt each. एक सेल 2-2 वोल्ट का 3 सेल आपको एक डायग्राम बनाना है, उसमें फिट करना है 5 वोल्ट का 5 ओम का रेजिस्टर, 8 ओम रेजिस्टर एंड 12 ओम रेजिस्टर एंड अ प्लग की, और एक की आपको सारे के सारे सीरीज में कनेक्ट करने हैं। तो चलिए, जिस तरह से क्वेश्चन ने बोला है उस तरीके से आपको एक इलेक्ट्रिक सर्किट ड्रॉ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हम 5, 8 और 12 ओम का रेजिस्टेंस सीरीज में डाल देते हैं। ये देखिए, ये 5 ओम का रेजिस्टर होगा, ये 8 ओम का रेजिस्टर होगा और ये 12 ओम का रेजिस्टर हमने सीरीज में पहले तो फिट कर दिया। 5 ओम रेजिस्टर, ओके, 8 ओम रेजिस्टर एंड देन इट्स 12 ओम रेजिस्टर। 3 रेजिस्टर सबसे पहले हमने फिट कर दिए। उसके बाद बेटा क्या बोला गया आपको कि आपको 3 सेल्स 2 वोल्ट के फिट करने हैं। तो आप 3 सेल्स भी फिट कर दो। ये देखो बेटा, एक सिंगल सेल ऐसे फिट करो, ये एक सिंगल सेल ऐसे फिट किया, एक सिंगल सेल ऐसे फिट किया। ये तीनों सेल 2-2 वोल्ट के हैं। 2-2 वोल्ट के आपने 3 सेल्स फिट कर दिए। अब उसके बाद उसके साथ एक प्लग की आपको फिट करना है, तो एक की भी आपने फिट कर दिया, ओके। और ये आपने बना दिया एक स्कीमेटिक डायग्राम, जिसमें आपने सबसे पहले बैटरी एक बनाई, जिस बैटरी में 3 सेल हैं। ये बैटरी में 3 सेल है, तीनों सेल 2-2 वोल्ट के हैं, 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट। उसके बाद आपने 5 ओम 8 ओम 12 ओम के रेजिस्टर और एक प्लग की को सभी को सीरीज में कनेक्ट किया, 5 ओम 8 ओम 12 ओम, और एक की को आपने सीरीज में फिट किया था। इस तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 1 के लिए एक स्कीमेटिक डायग्राम तैयार किया है, और इसी तरीके से आप आसानी से कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट का डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। दिस इज द सेकेंड नंबर क्वेश्चन ऑफ द पेज नंबर 213 माय डियर स्टूडेंट्स। यहां पर क्या बोलता है कि अभी अभी जो आपने क्वेश्चन सॉल्व किया है ना, उसका जो फिगर था उसको दोबारा बनाइए, रीड्रॉ द सर्किट। जो अबव क्वेश्चन, जो अभी जो आपने क्वेश्चन देखा, उसके सर्किट को दोबारा बनाइए और उसमें कुछ और इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स ऐड कीजिए। सबसे पहले तो एक एमीटर ऐड कीजिए और एक वोल्टमीटर ऐड कीजिए। वो कहां? वोल्टमीटर आप 12 ओम के रेजिस्टर, 12 ओम के रेजिस्टर के अक्रॉस आप एक वोल्टमीटर ऐड कीजिए। और तो और आपको बोलता है इतना ऐड करने के बाद कि एमीटर और वोल्टमीटर का रीडिंग भी बताइए। अब बेटा, एमीटर और वोल्टमीटर का रीडिंग अगर पूछ रहा है तो इसका मतलब है आपको सर्किट का करंट पूछ दिया। अगर आपको एमीटर की रीडिंग पूछ रहा है तो एमीटर में हम क्या रीड करते हैं? सर्किट में जो करंट दौड़ रहा है उस करंट को रीड करते हैं हम एमीटर में। तो अगर ऐसा पूछ दिया है कि रीडिंग क्या है एमीटर की, मतलब आपको टोटल सर्किट का करंट पूछा है। और जब आपको ऐसा पूछ दिया कि वोल्टमीटर का रीडिंग क्या है, तो बेटा वोल्टमीटर का रीडिंग में तो वोल्टेज होगा। और ये वोल्टमीटर कहां पर लगाया गया है? ये वोल्टमीटर 12 ओम के रेजिस्टर पे लगाया गया है। तो मतलब आपको बोला है कि वोल्टेज अक्रॉस 12 ओम का रेजिस्टर और टोटल करंट इन द सर्किट फाइंड करना है। इतना छोटा सा बात ना, वो इतना बड़ा बात पूछा है क्वेश्चन। सबसे पहले तो हम अपने जो डायग्राम है उसको दोबारा से बना लेंगे। एक रेजिस्टेंस, 2 रेजिस्टेंस और 3 रेजिस्टेंस, ओके। और ये 12 ओम का रेजिस्टेंस है जिसके अक्रॉस जो है बेटा आपको वोल्ट मीटर फिट करने के लिए बोला है, आपने फिट कर दिया, ओके। उसके बाद क्या है कि आपको बोला था कि एम मीटर फिट कर दो, हमने एक एम मीटर भी फिट कर दिया, ओके। उसके बाद क्या है ना कि हमारे 2-2 वोल्ट के 3 सेल्स थे, ओके। ये 2-2 वोल्ट के 3 सेल और एक हमारे पास प्लग की था। तो ये सारी चीजें अब यहां पर ऐड हुई। मतलब ये डायग्राम तो पहले वाला ही है, बस इसमें ऐड ये हुआ है कि एक वोल्टमीटर 12 ओम के रेजिस्टेंस के सामने हमने फिट कर दिया है, ओके। और एक एमीटर फिट किया।
सबसे पहले हमको क्या फाइंड करना होगा बेटा, एमीटर की रीडिंग, मतलब करंट फाइंड करना है। एमीटर का रीडिंग मतलब आपको ये करंट की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले करंट की वैल्यू के लिए आपको तो टोटल वोल्टेज पता होना चाहिए। तो टोटल V क्या है आपका 2 + 2 + 2, टोटल कितना बैटरी का ये वोल्ट कितना, टोटल 6 वोल्ट है। 2 + 2 + 2, तो टोटल कितना है बेटा 2 + 2 + 2 वोल्ट है। 3 सेल्स है, मतलब 6 वोल्ट की हमारे पास टोटल वोल्टेज है। ओके, रेजिस्टेंस टोटल कितना है आपको पता है, R1 R2 और R3 जो है वो सीरीज कनेक्शन में है। तो हमें टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा। R = R1 + R2 + R3 होने वाला। ये तीनों रेजिस्टेंस को ऐड करेंगे तो टोटल रेजिस्टेंस जो है बेटा हमको सीरीज का मिलेगा। तो टोटल R = क्या होता है यहाँ पर 5 + 8 + 12 ओम। ओके, 5 + 8 + 12 ओम बेटा टोटल रेजिस्टेंस हो रहा है 25 ओम का। ओके, 25 ओम का टोटल रेजिस्टेंस हमें मिल गया। ठीक है, टोटल वोल्टेज हमें मिल गया। ओके, अब टोटल रेजिस्टेंस और टोटल वोल्टेज मिल गया है, तो जब आपको टोटल करंट निकालना है तो आप कहां जाओगे, ओम्स लॉ के पास। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अब ओम्स लॉ आपको क्या देगा, V = IR, और इसी से आप क्या निकालोगे, I = V/R। तो I का वैल्यू जब V/R है तो बेटा V क्या है 6 और R क्या है टोटल 25। तो क्या हो गया बेटा 6/25 हो गया आपका वैल्यू। अब 6/25 का वैल्यू क्या होगा, 6/25 का वैल्यू हो जाएगा बेटा 0.24 एम्पियर। तो ये हो गया हमारी रीडिंग, मतलब हमारा जो एमीटर है उसकी रीडिंग पूछी थी ना, व्हाट वुड बी द रीडिंग इन एमीटर। बेटा एमीटर का रीडिंग कितना आएगा 0.24 ओम, सॉरी 0.24 एम्पियर करंट है। ओके, आफ्टर दैट हमें पूछी है वोल्ट मीटर की रीडिंग, इस वोल्ट मीटर की। अब हमें करंट तो मिल गया है 0.24 एम्पियर, और ये जो वोल्ट मीटर है ये कौन से रेजिस्टेंस से है, 12 से। तो यहां पर जो बेटा हम रेजिस्टेंस लेंगे वो क्या लेंगे 12 ओम, क्योंकि हमें 12 ओम के अराउंड इसका रीडिंग लेना है, मतलब ये 12 ओम के अराउंड है तो हमारा रेजिस्टेंस क्या होगा 12 ओम। यहां पर भी अकॉर्डिंग टू अगर हम ओम्स लॉ देखें, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हमें क्या मिलता है V = IR। अब बेटा I कितना है 2.4 0.24 और R कितना है 12। ओके, तो 0.24 और 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो जाकर के हमें ये वोल्टेज मींस हमें वोल्ट मीटर की रीडिंग मिलेगी। तो वोल्ट मीटर का रीडिंग बेटा कितना मिलने वाला है, so my dear students, whenever you are going to multiply 0.24 into 12 you will get 2.88 volt। okay, you will get this much। तो ये हो जाएगा बेटा 2.88 हो जाएगा बेटा आपका इस वोल्ट मीटर का रीडिंग, और एम्प मीटर का रीडिंग हो जाएगा 0.24 एम्पियर। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना था, which was given in the page number 213 of NCERT in text questions। ओके, मतलब क्या कि जब भी आपको रीडिंग पूछे एमीटर का मींस यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट, और जब भी आपको पूछे वैल्यू वोल्ट मीटर का तो आपको देखना पड़ेगा कि वोल्ट मीटर कौन से रेजिस्टेंस से जुड़ा हुआ है। हमारे जो वोल्ट मीटर का रीडिंग हमसे जो पूछा जा रहा है, the voltmeter has been asked by the question, the voltmeter is connected to the 12 ohm resistor, so we had taken the value of R here as 12 ohm। okay, so इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को किया है सॉल्व। सो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन से बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लॉन्ग हो चुका है। मुझे और भी इंटेक्स्ट क्वेश्चंस आपको करवाने हैं, तो वो इंटेक्स्ट क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। इस पार्ट को मैं यहीं समाप्त करता हूं। दिस वाज द पार्ट 7 ऑफ आवर चैप्टर। थैंक यू सो मच। वी विल मीट इन द नेक्स्ट पार्ट वेरी सून।